हेलो, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज़ जो कि फंडामेंटल राइट्स की हमने स्टार्ट की थी। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। इसे देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो ज़रूर देखें और फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से जो है कवर कर लें। फंडामेंटल राइट्स एज अ सिटीज़न आप सबको पता ही होने चाहिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं चाहे आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। कभी आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ सकता है, कभी आपको किसी और को गाइड करना पड़ सकता है उनके राइट्स के लिए। तो नोइंग अबाउट योर राइट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट इनफ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वहाँ पे आप इसका एंगल डाल ही सकते हो, ऑलमोस्ट एवरी एंगल। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत समझदार हैं और आप सब जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट टू फ्रीडम। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने राइट टू कौन सा डिस्कस किया था, राइट टू इक्वालिटी डिस्कस किया था, आर्टिकल 14 to 18। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। देखो, राइट टू फ्रीडम के अंदर 19 to 22 ये राइट्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आर्टिकल 19 से जो है ये स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, जिसमें हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर असेंबली, फिर एसोसिएशन, फिर मूवमेंट, फिर रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। अब जैसे मैंने आपको सारे फंडामेंटल राइट्स याद करने का एक लेम तरीका बताया था, अब इसका भी बताऊंगी। अगर आपके पास कोई बेटर तरीका है तो आप कमेंट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि देखो, सबसे पहले जब भी अगर मैं अपनी राइट टू फ्रीडम में अगर मैं अपनी स्पीच को एक्सरसाइज करूँगी या एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करूँगी तो क्या होगा कि वो उस बात को सुनने के लिए एक असेंबली, मतलब लोग इकट्ठा होंगे। ठीक है, हो सकता है फिर हम लोगों के अंदर किसी तरह की जो है हमारा ओपिनियन मैच करे और हम कोई तरह की एसोसिएशन बनाए। फिर ये एसोसिएशन जो है मूव करेगी और लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो जैसे दोस्त बनेंगे, लाइक माइंडेड दोस्त बनेंगे तो मूवमेंट होगी। उस मूवमेंट के बाद जो जगह अच्छी लगेगी वहाँ पे इस एसोसिएशन की जो है रेजिडेंस होगी। और अगर हम कहीं और के रेजिडेंट बन रहे हैं तो हमें वहाँ पे जाके क्या करना है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई जॉब चाहिए, करियर चाहिए। तो वो क्या होगा, एक प्रोफेशन के अंदर भी जो है हमें फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ से आप इसको एक पूरा क्या स्टोरी बना के जो है याद कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि निमोनिक्स से ज़्यादा अगर हमने स्टोरी क्रिएट करी हो दिमाग के अंदर तो उसे याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि निमोनिक्स में ज़्यादातर क्या होता है कि अगर एक वर्ड आगे पीछे हो गया, अगर तो आपको निमोनिक याद है तो वेल एंड गुड है, बट अगर बाय चांस उस टाइम नहीं याद आ रहा या एक वर्ड आगे पीछे हो गया तो नहीं हो पाता। बट स्टोरी के केस में क्या होता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर है। बट इफ़ यू हैव एनी अदर वे जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है तो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस मतलब कि अगर मैंने कोई क्राइम कर दिया है या ए पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसकी देखो दो तरह के होता है, या तो वो एक्विट हो जाता है या वो कन्विक्ट हो जाता है। तो एक्विट में मतलब कि बाइज्जत बरी कर देना और कन्विक्ट का मतलब सज़ा दे देना। तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर भी आपके पास कुछ प्रोटेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव राइट लगा लो। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ये अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन होती रहती हैं। ये एक ऐसा राइट है जिसने इतनी सारी फॉर्म्स ले ली। अब देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आ रहा है, राइट टू प्रिवेसी भी आ रहा है। मतलब इतने सारे जो राइट्स हैं, क्लीन वाटर का राइट हो गया, राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, ये सब इसका पार्ट बन जाते हैं। तो इसके अंदर अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होने लगी हैं। फिर है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हमारा बाद में ऐड हुआ, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। और फिर आ गया आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। अब हम ये भी जो है मैं आपको आगे समझाती रहूँगी, आपको याद रखना है। ये 19 से लेके 22 तक हमारे जो है, वैसे तो 4 हैं बट 21A का एक अलग से है, तो इसको हम 5 राइट्स की तरह याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 के अंदर पहले एक पार्ट था प्रॉपर्टी का भी, जो कि डिलीट हो चुका है। और ये तो सबसे कॉमन है, अब तो मतलब इतनी पुरानी बात हो चुकी है और इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है आप सब इस बारे में जानते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 19 के अंदर कौन से पार्ट में था और आगे वाले आर्टिकल कौन सा आर्टिकल था जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अब ये
फंडामेंटल राइट ना हो के लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। पर कौन सी अमेंडमेंट से ये डिलीट हुए थे, कौन सी अमेंडमेंट ने और कौन से आर्टिकल्स में ये ऑलरेडी होते थे फंडामेंटल राइट्स के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेट्स सी आपको कितनी नॉलेज इस बारे में है। चलो अब हम 6 फ्रीडम्स की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है कि हर पर्सन के पास अपना व्यू, अपना ओपिनियन, अपना बिलीफ, ये सब फ्रीली माउथ, राइटिंग या प्रिंटिंग या पिक्चरिंग के मैनर में रखने की इजाज़त है। अंडर ब्रिटिशर्स हमारे पास ये नहीं होता था। उनके कितने सारे एक्ट आते थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया या सेंसरशिप लगा रहे हैं या कुछ भी। इसके अंदर हम लोगों के पास फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता था। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उस टाइम पर ही, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही उनका ओपिनियन बन गया था कि हमारे लोगों के पास, एटलीस्ट हमारी प्रेस के पास, हमारे लोगों के पास ओपिनियन बनाने का, ओपिनियन लोगों को समझाने का एक जो है राइट होना ज़रूरी है। तो हमने जब अपनी फ्रीडम्स दी तो पहली जो हमारी फ्रीडम थी वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी मीडिया भी फ्री है, हम लोग भी फ्री हैं अपना ओपिनियन देने के लिए। हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अदरवाइज अंडर द ब्रिटिशर्स देयर वाज अ लॉ, अगर आपको याद हो कि रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, सस्पिशन भी है, जस्ट मेयर सस्पिशन है कि आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो, आपको अरेस्ट कर लेंगे 2 साल के लिए। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हम अब उस फेज से आगे आ चुके हैं। ऑल्दो देयर आर सम लिमिटेशंस, ये इसी के अंदर ही आगे फंडामेंटल राइट्स का ना हम एक पार्ट रखेंगे जिसमें हम सबके अंदर सिर्फ उनकी रिस्ट्रिक्शंस को ही याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो एक पार्ट हम स्पेसिफिकली सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मैंशनड है। नेक्स्ट इज राइट टू असेंबली या फिर राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब आपको याद रखना है, बिना हथियारों के आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसके अंदर आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, आप प्रोसेशंस कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक लैंड के ऊपर, सिर्फ पब्लिक लैंड। ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठे होकर अब मतलब किसी के घर में चले जाएंगे, किसी के घर के बाहर बैठ जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओनली ऑन पब्लिक लैंड जो है पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो। अगर आप प्राइवेट लैंड में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेस पासिंग हो जाएगा। तो ट्रेस पासिंग तो एक तरह से मतलब फिर ऑफेंस ही हो गया है, उसके लिए तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो ट्रेस पास नहीं, आप सिर्फ पब्लिक लैंड के ऊपर ये सब कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप किसी भी तरह की वायलेंस करेंगे या कोई डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे या कोई तरह के दंगे करेंगे या स्ट्राइक करेंगे, राइट टू स्ट्राइक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू स्ट्राइक नहीं देता है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था एग्जाम में कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्ट्राइक है, तो नहीं है हमारे पास। हम अपना जो है ओपिनियन दे सकते हैं, हम असेंबली, हम मीटिंग्स कर सकते हैं या हम डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, पर राइट टू स्ट्राइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता। फिर है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। अगर आपको याद हो, पुराने टाइम से ही लगा लो, हम अगर पुरानी हिस्ट्री में भी चले जाएं तो गिल्ड सिस्टम होता था एक, जिसके ऊपर सबने ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती थी, या फिर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो उनको बैन कर दिया जाता था। मोस्ट केसेस में तो आप ये देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप कोई और कंट्री जैसे रशिया की हिस्ट्री में चले जाओ या जर्मनी में चले जाओ, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बैन कर रखा था। तो ये सबको देख के, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देख के हमने इसको एक राइट ही डाला जिसमें आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास पूरा का पूरा राइट है टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस और कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो आप ये जो है बना सकते हैं। आपको इन राइट को समझना है, इनको रटना नहीं है। तभी मैं आपको हिस्ट्री से इसको कोरिलेट करके बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। और एग्जाम के अंदर क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन घूम के आएंगे, तो आपको उनको कैसे टैकल करना है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो है आप मतलब अगर हम यूएस का एग्जाम्पल देखें ना, तो वहाँ पे क्या है, अगर मुझे ए स्टेट से बी स्टेट के अंदर जाना है तो ऐसे नहीं है कि मैं बिना परमिशन के चली जाऊँगी, नहीं।
वहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। उधर क्या है कि आप यूएसए के सिटीज़न हो एज वेल एज जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हो आप उसके भी सिटीज़न हो, तो आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते वन स्टेट टू अदर स्टेट। बट यूएस के कंपैरिजन में हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, और देयरफॉर हम इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और सेटल कर सकते हैं। देन अगेन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या हिमाचल हो गया, अरुणाचल, देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते या सेटल नहीं कर सकते। मैं आपको ये पूरा डिटेल में पार्ट्स में समझाऊंगी। तो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो उसकी दो डायमेंशन है। एक तो इंटरनल डायमेंशन कि इंडिया के इनसाइड द कंट्री, वो आर्टिकल 19 के अंदर ही इंक्लूडेड है। बट जो एक्सटर्नल है कि मुझे दूसरी कंट्री में मूव करना है या वापस आना है मेरी कंट्री में, वो आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 हमारा मतलब इतना ज़्यादा, उसको आप लगा लो ब्रॉड है उसका कॉन्सेप्ट, उसके अंदर इतनी वाइडर स्कोप है, उसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है। तो एक्सटर्नल जो मैं अपनी कंट्री छोड़ के जाना चाहती हूँ या वापस आना चाहती हूँ, वो भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही इंक्लूडेड है। देन इज़ राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो राइट है आउटसाइडर्स का कि वो कहीं भी रिजाइड कर सके या सेटल कर सके ट्राइबल एरिया में, ये तो रिस्ट्रिक्टेड है। इनफैक्ट अगर आपको पता हो, जैसे कहीं पे इनर लाइन परमिट भी है, आप बिना परमिशन के वहाँ पे जा नहीं सकते। और दूसरा बात क्या है कि देखो हमारी जो कंट्री है ना, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं देर आर अ लिटिल सेंसिटिव, है ना, या फिर आप लगा लो कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। एक कुछ साल पहले एक न्यूज़ थी संथाल्स की, जहाँ पे एक जो फोटोग्राफर है वो उनकी पिक्चर्स लेने गए थे, जबकि उन्हें समझाया गया था कि नहीं जाना है वहाँ पे, फिर भी वो गए और फिर उनको संथाल्स ने, जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने जो है एरो से उन्हें शूट किया था और उनकी जो डेथ हो जाती है और उनकी डेड बॉडी भी उठा नहीं पा रहे थे, उसके लिए भी मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो क्या है कि हम जो है अपने ट्राइबल्स, हमने क्या दिया है कि सबको राइट दिया है पीसफुली जीने का। हम सबके अपने बिलीव्स हैं, हम ट्राइबल्स को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आओ। जैसे सोसाइटी अब एडवांस हो चुकी है, आप ऐसे आके रहना शुरू कर दो। दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, दे हैव देयर ओन कल्चर्स, और हम इस चीज़ की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कल्चर की, उनके कस्टम्स की, ठीक है। और हम पूरा सेफ गार्ड करेंगे इसको, हम उनकी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन उनकी प्रॉपर्टी की या उनकी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे किसी को भी राइट नहीं देते कि ट्राइबल एरियाज़ में आप फ्रीली मूव करो या जाके जो है वहाँ सेटल हो जाओ। ना ही ट्राइबल्स जो है इस चीज़ को जो है मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो अदरवाइज़ आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं पंजाब में रहती हूँ, तो अगर मुझे जो है फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लग जाती है, अगर मैं कोई सेंटर का एग्ज़ाम क्लियर करती हूँ और मैं किसी और स्टेट में जाके रहना शुरू करती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी प्रॉपर्टी जो है ख़रीद पाऊँगी। अगर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो मैं वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, अपनी फैमिली को वहाँ बुला सकती हूँ। तो दिस ऑल can happen, okay. Then is right to practice and profession or to carry any occupation, trade and business, ठीक है। तो आप क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था हमारे यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ पे क्या था, जो है वर्ण सिस्टम था, उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर उसके बाद आउटकास्ट जो दलित वगैरह वो बाहर आते थे। तो इन सब का जो काम है, इन्हीं हमने क्या किया था, वर्ण क्यों बनाई थी, लेबर डिवीजन के लिए बनाई थी, कि लेबर जो है डिवाइड हो जाए। शुरू में ये मोबाइल होती थी, मतलब ब्राह्मण का बेटा जो है ट्रेड करके वैश्य भी बन सकता था, वैश्य का बेटा पढ़ के ब्राह्मण भी बन सकता था, क्षत्रिय बन सकते थे। तो ब्राह्मण्स का काम क्या था, टीचिंग वगैरह का, क्षत्रिय का काम था वॉर्स वगैरह लड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वैश्य जो है बिजनेस, ट्रेड, ये सब करते थे, और शूद्र का काम था सर्विस प्रोवाइड करना इन तीनों कामों में। तो इनके अंदर जो मोबिलिटी थी दैट वाज ईजियर एट दैट टाइम। ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा, मतलब राजा का बेटा राजा तो डिफरेंट चीज़ होगी, एज एन टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। शुरू में ये मोबाइल होता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिजिड कर दिया गया, जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम या और सोशल प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको फ्रीडम दी कि आप कोई भी तरह का प्रोफेशन जो है कैरी कर सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कैरी कर सकते हो, ठीक है। बट देन अगेन कोई भी इमोरल, जैसे आपको हो कि मुझे तो ट्रैफिकिंग करनी है जी, किडनैप करके लोग बेचने हैं, बच्चे बेचने हैं, नहीं कर सकते। या फिर हार्मफुल ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव को आप बिना परमिट के जो है नहीं बेच सकते।
और भी इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ जी मुझे तो डॉक्टर बनना है, बट मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ, मैं सर्जरी करना शुरू कर दूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो ये ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ सर्टन लिमिटेशंस है, आपकी क्वालिफिकेशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, फिर ही आप प्रोफेस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। देन इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस क्या है? अगर आप कुछ भी कमिट कर रहे हो, मतलब आपने कुछ ऐसा कमिट किया जो इलीगल है, तो उसको हम ऑफेंस बोलते हैं, और उसके लिए अगर आपको कोई सजा हो रही है ना, कन्विक्शन हो रही है, तो इसमें क्या है कि आर्बिट्रेरी या एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिल सकती किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को। अब ये कैसे है? जैसे 3 तरह की प्रोटेक्शन होती है। एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं आपके ऊपर लगा सकता क्रिमिनल ट्रायल्स में। निर्भया केस क्यों मेंशन किया यहाँ पे? अगर आपको पता हो, निर्भया केस के अंदर जो गैंग रेप हुआ था, उसके अंदर जो एक बच्चा था वो 17 ईयर्स का था उस टाइम पे, वो उसको जो है फिर एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया गया, जहाँ पे बाकी सबको जो है फांसी की सजा हुई, डेथ पेनल्टी मिली, उसको सिर्फ 3 साल की सजा मिली। तो उस टाइम पे इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, और उसके बाद जो है लॉज में चेंज भी आया। आज के टाइम में जो जुवेनाइल है, मतलब अगर एक कोई माइनर क्राइम कमिट कर रहा है, तो हम उसको एज एन एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं सारे सर्कमस्टांसिस को देखने के बाद, इसका अलग एक प्रोसीजर होता है। बट ये जो लॉ चेंज हुआ, ये उस केस के बाद में हुआ, तो हमने उसकी कोई एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी, क्योंकि जिस टाइम पे उसने क्राइम किया उस टाइम पे उसको एज ए जुवेनाइल ही ट्रीट करने का लॉ था, या उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ 3 साल की ही सजा हो सकती थी। तो हमने सिर्फ वही जो है उसके साथ किया। नया लॉ आने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको एज एन एडल्ट ट्रीट कर दिया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या कुछ करा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे कंट्री के अंदर जिस टाइम पे आप क्राइम कर रहे हो उसी टाइम के लॉ को कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कुछ किया, आज वो क्राइम नहीं है, कल उसके ऊपर लॉ आ गया और मुझे परसों कन्विक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका कोई एक्ट है, अगर वो इलीगल है, अगर उसके लिए सजा है जितनी एट द कमीशन ऑफ द क्राइम उसकी सजा है, आपको सिर्फ उतनी ही सजा उसके लिए हो सकती है। पीछे रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने क्राइम किया लेट्स से 1 जनवरी 2022 में, और फिर क्या हुआ, एक लॉ आता है, ये क्राइम जो किया उस टाइम पे जो इसकी सजा थी वो 2 साल थी। फिर अब एक लॉ आया, लेट्स से अभी 2023 चल रहा है, तो अगर अभी ये एक लॉ आया अक्टूबर 23 के अंदर, जो कि बोलता है कि ये जो क्राइम था इसकी सजा जो है 7 साल तक जो है इंक्रीज करती जाएगी। और इसको अगर लॉ के अंदर मेंशन कर दिया कि ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होगा, इसका का मतलब है कि 2021 दिसंबर से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद के जितने भी क्राइम है उनके ऊपर ये सजा रहेगी, 7 साल की सजा रहेगी, 2 की नहीं रहेगी। तो ये चीज़ जो है जुडिशरी अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर देगी, इसको जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर देगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मंजूरी नहीं देता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट है किसी भी क्रिमिनल लॉ को देने की मंजूरी नहीं देता। अगर ऐसा हो सकता तो बहुत सारे ऐसे, जैसे निर्भया केस मैंने आपको बताया, ये एक हीनियस क्राइम उन्होंने किया था, फिर भी जो है उसको जो है 3 साल की सजा मिली, जबकि उसके थोड़ी देर बाद ही जो लॉ है वो चेंज हो गए थे। देन इज डबल जेपर्डी। इसमें क्या है कि डबल जेपर्डी क्या होता है कि एक ही क्राइम के लिए मुझे बार बार जो है आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक चीज़ ए ने कमिट करी, ए ने एक चीज़ कमिट कर दी 2022 में, 2 साल बाद, 1 साल बाद लेट्स से वो 23 में वापस आया, फिर से उसी को उसी केस के अंदर सजा दे दी 1 साल की और, ऐसा नहीं हो सकता। डबल जेपर्डी नहीं हो सकती। आपके साथ एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार या अलग अलग कोर्ट में एक ही क्राइम के लिए आपको चार्ज नहीं करा जा सकता। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल अब आप बात करते हो कि एक तो मुझे सजा हो गई 1 साल की, दूसरा मुझे जॉब से निकाल दिया, तो ये भी डबल जेपर्डी होगी? नहीं, दिस इज नॉट डबल जेपर्डी। उसको हम डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, तो वो डिफरेंट है। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो डिपार्टमेंट के अपने रूल्स हैं, उस क्राइम के लिए वो आपको निकाल सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं, तो वो दैट इज डिफरेंट। पर जो जुडिशरी है वो आपको सेम क्राइम के लिए जो है बार बार चार्ज नहीं करेगी। सेम क्राइम मतलब उसी सेम के लिए, आप फॉर एग्जांपल एक मर्डर करके दूसरा मर्डर करके आ जाओ तो वो तो फिर अलग अलग सजा है। देन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो आप क्या है, किसी भी तरह से आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप जो है अपने अगेंस्ट गवाही दो।
किसी भी केस में आपके पास राइट टू साइलेंस है, ठीक है, कि मुझे नहीं गवाही देनी, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये जो पुलिस स्टेशन में मूवीज में दिखाते हैं ना मार धाड़ हो रही है, एक्चुअल में भी दिस हैपेंस इन रियलिटी ऑल्सो। बट एक तो बात आपको याद रखनी है कि जो आप पुलिस स्टेशन के अंदर गवाही दे रहे हो वो कोर्ट के सामने जो है मानी नहीं जाती। तो मतलब मैं कोई वो नहीं कह रही हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल कभी आपको कोई झूठे केस में फंसा भी दिया जाए तो पुलिस की मार खाने से अच्छा है उनके सामने मान जाओ कि हाँ किया है। कोर्ट में जाके आप जो बोल रहे हो इन रियलिटी दैट मैटर्स। कोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में दी गई गवाही को मंजूरी नहीं देता है, ठीक है। तो दैट वॉज जस्ट अ जोक, लाइटन करने के लिए मूड को। एक्चुअल में हमने ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपके साथ होपफुली किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि झूठे केस में ऐसा हो, ठीक है। तो हम जो है, बट आपको ये बात समझनी है कि आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये क्या डिक्लेयर करता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी जो लिबर्टी है उसको नहीं लिया जा सकता, उसको उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और ये जो राइट है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। ये जो राइट है वो सिर्फ ये नहीं बोलता कि भाई हमने नॉर्मल जो एनिमल एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल हो जाए, नहीं, इसमें आपको ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि मैन की लाइफ मीनिंगफुल बनाता है, कंप्लीट बनाता है, वो भी इसी के अंडर आता है। मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रिवेसी, राइट टू साउंड स्लीप, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन वाटर एंड ऑल, ये सब भी आपकी राइट टू लाइफ में आता है। क्योंकि सिर्फ जीने का मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, नो, इसका मतलब है एक अच्छी लाइफ जीना। तो अच्छी लाइफ के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है। यहाँ पे मनेका गांधी केस मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड नेक्स्ट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कन्विक्ट कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए, तो क्या है कि जो लॉ उसके लिए बनाया गया है उसने प्रॉपर प्रोसीजर जो है, लॉ प्रॉपर प्रोसीजर से बना है, और लॉ के अंदर जो प्रोसीजर मेंशन्ड है अगर मैं उसे प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ तो किसी की भी लाइफ ली जा सकती है, किसी की भी लिबर्टी ली जा सकती है। इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट था, बट यूएस के अंदर देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसके अंदर क्या बात करते हैं कि ठीक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो होना ही चाहिए, बट साथ में ये जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो ये जस्ट होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपकी कोई बुरी इंटेंशन है उस लॉ को बनाने के लिए, आपकी जो इंटेंशन है वो गुड फेथ में होनी चाहिए, और ये जो लॉ आपने बनाया है वो बिल्कुल जस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से जो लॉ है बनाया जाए। तो ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बट मनेका गांधी केस के अंदर ये बोल दिया गया था कि इंडिया के अंदर चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जो है फॉलो किया जाएगा। तो मतलब एक तरह से जुडिशरी ने बोल दिया था कि दोनों चीजें हैं जो फॉलो करी जाएंगी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। अब देखो हमारे डीपीएसपीज में ये तो ऑलरेडी मेंशन था कि हमने जो है एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना है, या एजुकेशन है ना, तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो स्पेशली। तो स्टेट ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स है उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। ये प्रोविजन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई थी। बिफोर दिस सिर्फ जो है हमारे आर्टिकल 45 पार्ट 4 मैंने आपको बताया डीपीएसपी, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था कि हमने ये प्रोवाइड करना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो अरेस्ट एंड डिटेंशन में भी डिफरेंस होता है, और ये 2 तरह की होती है, एक होती है प्यूनिटिव और एक होती है प्रिवेंटिव। देखो अरेस्ट में तो क्या है कि आपने कोई क्राइम किया, आपको अरेस्ट करके ले रहे हैं। डिटेन में क्या है कि आपकी मूवमेंट के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फॉर एग्जांपल आपको एक हाउस में डिटेन कर दिया, मतलब आप उस घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये होती है डिटेंशन। ये भी 2 तरह की होती है। इसमें होता है एक प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है आपने कोई क्राइम किया, उसकी पनिशमेंट, प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट के लिए आपको जो है सजा हो रही है। प्रिवेंटिव मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप जो है कुछ गड़बड़ कर सकते हो आने वाले टाइम में, इसीलिए आपको आप वो चीज ना करो तो पहले ही जो है आपको डिटेंशन में डाल देते हैं। अभी जब जम्मू कश्मीर के अंदर है ना वो 370 आर्टिकल वगैरह हटाया गया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे जो भी ऑपोजिशन की पार्टीज थी उन सबको जो है
डिटेन कर दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया था, 1-1 साल तक ज़्यादा भी वो जो है डिटेंशन के अंदर रहे। तो वो क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं था, बट जो है सरकार को ये आशंका थी कि ये जो है कुछ गड़बड़ कर सकते हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो सकता है, तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दो। तो हमारा आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑर्डिनरी लॉ, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने, जब आपकी अरेस्ट हो रही है, किसी की भी अरेस्ट हो रही है, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है वो इन्फॉर्म करना है। दूसरी बात क्या है कि अरेस्ट करने के बाद आपके पास राइट है कि आप एक लॉयर हायर कर सको, उसको कंसल्ट कर सको और उससे डिफेंड, आपको पूरा डिफेंड होने का राइट है। इवन इफ आपने कोई भी क्राइम किया, देखो इवन इफ जो हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर टेररिस्ट भी आते हैं, उनको भी हम जो है वकील प्रोवाइड करते हैं। अगर वकील नहीं होगा तो आप देखो कि जो जुडिशियल एक प्रोसेस है, प्रोसीडिंग है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हमारा राइट है डिफेंड, हम राइट टू डिफेंड है, तो वो एक वकील भी कर सकता है। तो क्या है, तमिलनाडु के अंदर ना एक केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि पूरी की पूरी बार काउंसिल के लॉयर्स ने बोल दिया था कि कोई भी इस एक्यूज्ड का केस नहीं लेगा, क्योंकि वो क्लियरली पता था कि इसी ने क्राइम किया है। तो वहां पे जज ने उन सबको जो है डांटा था कि आप वकील हो, आपके पास राइट नहीं, आप नहीं जज करोगे, आप नहीं डिसीजन दोगे कि इसने किया है या नहीं किया है, और एज अ वकील ये आपका धर्म है, आपका कर्म है कि आपको जो है डिफेंड करना है। ठीक है, तो ये हर एक पर्सन के पास ये चीजें जो है अवेलेबल है। उसके बाद आप अरेस्ट होने के बाद 24 आवर्स के बीच के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है, जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है। इसके अंदर जर्नी टाइम नहीं इंक्लूड होता। फॉर एग्जांपल आप ए जगह से अरेस्ट हुए हो, बट आपको जो है बी जगह पे जाके जो है मैजिस्ट्रेट के पास दिखाना था, तो 24 घंटे में दिखाना होता है। पर जो जर्नी के टाइम, फॉर एग्जांपल 5 घंटे जर्नी में लगे और आप 29 आवर्स में वहां पे पहुंचे, तो ये 5 घंटे जर्नी के उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। फिर राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस अगर मैजिस्ट्रेट ने बोला कि इनको फर्दर डिटेन करके रखो अभी, तो जब तक मैजिस्ट्रेट नहीं बोलते आपको 24 आवर्स के बाद जो है छोड़ा जा सकता है। सेकेंड पार्ट ये बोलता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, ये सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस दोनों पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 महीने से ज्यादा जो है बढ़ाई नहीं जा सकती, अनलेस एडवाइजरी बोर्ड जो है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो पूरी रिपोर्ट दें कि इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, अदरवाइज ये लोग अभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है उनको कम्युनिकेट करना होता है, इसकी भी एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से जो है गड़बड़ हो सकती है, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए आप उन चीज़ों को भी जो है उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता। डिटेनी को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सके अपनी डिटेंशन ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आई होप मैंने आपको देखो एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और ये कोशिश करी कि आप रटने की जगह उनको अंडरस्टैंड करो, उनके पीछे का लॉजिक अंडरस्टैंड करो। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब हम इनके क्वेश्चन देखेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्शंस में नॉट बी इम्पोज्ड ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे रिलीजन पे आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। देखो पब्लिक ऑर्डर, आप पूरा जो पब्लिक ऑर्डर है उसको खराब ना करें आपका रिलीजन, उसके बेसिस पे आपके ऊपर लग सकती है। मोरालिटी के बेसिस पे, अब कोई रिलीजन के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो मॉरल्स अलाउ नहीं करते, दूसरे लोगों के मॉरल्स अलाउ नहीं करते, तो मोरालिटी के बेसिस पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। ऑब्वियसली हेल्थ के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई रिलीजन्स में सेल्फ हार्म या किसी को हार्म करना वो चीज़ें होती थी, तो वो चीज़ों के ऊपर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस रिलीजन के बेसिस पे जो है लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इज, विच आर्टिकल डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर टर्म एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 32 को उन्होंने बोला था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बिना आर्टिकल 32 के बाकी के फंडामेंटल राइट्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको राइट दे दिया कि जी आपके पास ये राइट है, आपके पास वो राइट है, ये राइट है, फलाना फलाना, बट आपका राइट वायलेट हो गया, बहुत इजीली वायलेट हो गया, और उसके बाद आपके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप उस चीज़ को रिड्रेस कर सकते हो या आपको इंसाफ मिल सकता है। तो ऐसे राइट का फायदा क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो वायलेट हो रहे हैं हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इनफैक्ट 226 के अंदर हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो ये इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या राइट है इसके बीच में, तो ये है इट कवर्स रिलीजियस बिलीफ एज वेल एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, जो फॉरेनर्स आएंगे उनको भी अवेलेबल है। फ्रीडम टू कन्वर्ट इसके अंदर इंक्लूडेड, फ्रीडम टू कन्वर्जन ऐसे इंक्लूडेड नहीं होता, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप किसी लालच में आके या कुछ ऐसे करके कन्वर्ट नहीं हो रहे हो। तो ये नहीं है कि पैसे लिए और कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, एंड इट कांट बी सब्जेक्टेड टू एनी रिस्ट्रिक्शन। नो, हमने पीछे ही देखा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर जो है लगाई जा सकती है। उसके बाद आ गया कि बस वही आपको याद रखना है कि इसके अंदर बिलीव्स भी इंक्लूडेड है एंड प्रैक्टिसेस भी इंक्लूडेड है। मेरे रिलीजन के या मेरी कल्चर की जो प्रैक्टिसेस है उनके रिगार्डिंग भी मेरे पास जो है फ्रीडम है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 20 के अंदर कौन कौन सी इंक्लूडेड थी, तो ऑल ऑफ द अबव, हमने सारी की सारी वहां पे पढ़ी थी, ये वहां पे इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कौन सा आर्टिकल था, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आर्टिकल 20, ठीक है, इसके अंदर जो है ये मेंशन्ड है। विच आर्टिकल हैज प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन, मैंने आपको बताया ये अलग से इंक्लूड हुआ है 21A। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स, क्या क्या चीजें जो है वो सिक्योर करता है, तो मैं आपको ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुकी हूँ। लाइफ भी, पर्सनल लिबर्टी भी, प्रिवेसी मैंने आपको स्पेशली अलग से बताया। ठीक है, इसमें पुट्टा स्वामी केस है जो प्रिवेसी जिसने के अंदर जो है मेंशन करी गई थी। नेक्स्ट इज 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसके ऊपर नहीं करा जा सकता, किस ग्राउंड्स पे नहीं करा जा सकता, तो आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड के ऊपर इनको सस्पेंड नहीं करा जा सकता। अगर वॉर हो रही है या एक्सटर्नल एग्रेशन है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, बट आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं होता। ओरिजिनली कितने राइट्स प्रेजेंट थे, तो मैंने आपको वैसे बताया था 7 राइट्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला जो ये राइट है, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी मेंशन था और ये डिलीट कर दिया गया था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है। जिसने भी कमेंट किया था, अगर आपने सही कमेंट किया है तो आपका यहाँ पे आंसर राइट हो गया, बट आपको आर्टिकल भी मेंशन करना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर कि कौन सा आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी का। चलो यहाँ पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो में साथ बने रहने के लिए। आई होप आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपकी कोई कंप्लेंट्स है या कोई भी आपका रिव्यू है तो आप उसको मेंशन करेंगे कमेंट्स के अंदर, एंड प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़